कि जो कि मेरे दिल से काम करने के बाद ठीक हुई, और भी कई घटनाएं हैं। बाकी घटनाएं मैं आपसे समय समय पे बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हम मेरे ख्याल से हम सेशन शुरू करते हैं। तो जो भी लोग हमारे इस ग्रुप में जुड़े हैं, कोई सवाल अपनी परेशानी डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर देंगे। हैंड रेज का ऑप्शन स्क्रीन पे ही राइट साइड में आता है आपके, तो वहाँ से आप ऑप्शन में जाके हैंड रेज कर सकते हैं। तो स्वराज जी, मैं चाहूँगा कि आप जो भी पूछना चाहते हैं आप उनसे उनके नाम डॉक्टर साहब के साथ शेयर करें। राहुल मौर्य जी को सवाल पूछ ले। राहुल मौर्य जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? आपका माइक बंद है। हाँ, अब ओके, ऑन हो गया। अच्छा, सबसे पहले सर प्रणाम सर आप सभी लोगों को। और सर मेरा नाम राहुल मौर्य है और मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से संबंधित हूँ सर। और मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक ट्यूटर के तौर पे काम कर रहा हूँ इस समय छोटे बच्चों के लिए। तो मेरा सर डॉक्टर साहब से कुछ मतलब अपने हेल्थ को लेकर के कुछ क्वेश्चंस है सर, जिसको मैं डॉक्टर साहब के सामने रखना चाहता हूँ सर। सर मैं पिछले मतलब 2 साल से मतलब एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा हूँ। इससे मेरे सर में सर बहुत ज़्यादा दर्द होता है और मैं करीब 2019 में मुझे जो लंग्स इन्फेक्शन हो गया था, तो मैंने जो इसका इलाज वाराणसी के डॉक्टर जेके समरिया जी दुर्गा कुंड में बैठते हैं, वहाँ से मैंने इलाज करवाया। फिर 2020 में जुलाई में मेरा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके साथ-साथ मेरे को जो है मतलब रात में नींद नहीं आती थी। तो जिसकी वजह से मुझे जो है मतलब उसमें कुछ एक ट्रिप्टोमर और अल्फाजेप करके कोई मेडिसिन आती है, जिसको मैं खाने लगा, कंटिन्यू करने लगा, तो मुझे प्रॉपर वे में नींद आने लगी। तो मैंने उसको कुछ महीने तक 1-2 महीने तक कंटिन्यू किया तो नींद प्रॉपर वे में जैसे मतलब ऐसा कभी होता था जैसे मान लीजिए दवा कभी छूट गई बीच में, तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा मतलब महसूस होने लगा जो है कि मुझे नींद नहीं आ रही रात भर। तो मैंने उस दवा को कंटिन्यू रखा, करीब 6-7 महीने तक कंटिन्यू रखा। पिछले जो है ये मतलब 20 दिन से उस दवा को मैंने छोड़ दिया। लेकिन एक ऐसी दवा जो मैंने मतलब खा रहा था, सर में मुझे दर्द हो रहा था। तो सर पेसेब करके कोई मेडिसिन आती है और ईटीयू करके कोई आती है सर, और मोंटेलेक एलसी करके, तो मैंने उसका मतलब सेवन करना स्टार्ट कर दिया। तो उस दवा को मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन जैसे उस दवा का मतलब गैप हो जाता है 1 से 2 दिन, तो फिर सर इतना मतलब मेरा जो सर है, सिर इतना तेज दर्द करने लगता है कि मेरे को मालूम पड़ता है मुझे अभी वोमिटिंग हो जाएगी, मिचलन टाइप आने स्टार्ट हो जाता है सर। तो ऐसी बीमारियों से मैं जूझ रहा हूँ सर। तो इसके लिए डॉक्टर साहब से मैं चाहता हूँ कि इसका क्या सॉल्यूशन है सर? ऐसा है कि आपने मुझे बताया कि आपने कोर्स किया है और 2020 में कोर्स पूरा हुआ। जी सर। क्या आपको जो सिर में दर्द था, आपने कोई सीटी स्कैन करवाया? जी सर, मैंने ब्रेन का एमआरआई करवाया, तो ब्रेन की एमआरआई में अच्छा। कोई मतलब नहीं निकला। जी सर। और कोई आपने ट्यूबरकुलोसिस के लिए कोई जांच करवाई? जी सर। ट्यूबरकुलोसिस एक जी होती है। जी सर, ट्यूबरकुलोसिस की मैंने प्रॉपर में मेरी जांच हुई सर, और मुझे लगा कि मतलब उसके साथ में जैसे कोई एक तो पेट के लिए एंडोस्कोपिक होता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए कोई मतलब फेफड़े से लंग से कोई मतलब मलगम निकालते हैं तो चेक किया जाता है, तो मेरा सब कुछ हुआ सर। तो वो पॉजिटिव था? जी सर, पॉजिटिव था सर। हाँ, तो वही एक ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होती है जिसकी वजह से दर्द होता है। और जब आपने दवाइयाँ 2 साल तक खाई है, जी। वो दवाइयाँ ठीक थी, पर साथ में उसमें विटामिन की कमी पड़ जाती है,
नंबर 1। नंबर 2 कि आपको टेंशन रहित रहना है। और तीसरा, आपको जो MRI है उसकी फाइंडिंग में उन्होंने क्या बताया था? सर जब मैंने एमआरआई करवाया तो बस उन्होंने यही बताया हमको कि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते हो, तो आप स्ट्रेस में मतलब रहने की वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मेनिंजाइटिस या ब्रेन की जो आउटर लेयर होती है मेनिंज की, उसमें इन्फेक्शन फैलाता है और सिर दर्द पैदा करता है। आपको अच्छा, दोबारा एक बार जांच करवानी चाहिए। और जो आप दवाई खा रहे हैं उसको एकदम से बंद नहीं, टेपरिंग डोज में कम करनी होगी। जी आपको एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए दोबारा एक जांच करनी है। 3 सैंपल वेरी मॉर्निंग के लिए जाते हैं। और जो आपका ट्रीटिंग फिजिशियन है, एक साथ में न्यूरोलॉजिस्ट से भी कंसल्टेशन करवाना चाहिए। अच्छा सर। और एक फ्रेश MRI होनी चाहिए कि कोई ग्रोथ तो नहीं है हो रही, कोई छोटा मोटा ग्रोथ तो नहीं हो रही जिसकी वजह से कि आपका सिर दर्द बना रहता है दवाई खत्म होने के बाद। ऐसे ट्यूबरकुलोसिस की दवाई लेने के बाद सिर दर्द बहुत कम रह जाता है। जी फिर भी हो सकता है आपने उस समय दवाई बीच बीच में छोड़ दी हो अभाव की वजह से, नहीं, तो दवाई वो की जो गैप रेजिस्टेंस रहता है। दवाई की जो गैपिंग है, बीच में दवाई की गैपिंग, ट्यूबरकुलोसिस की जो मेडिसिन की गैपिंग है, वो एक भी गैपिंग नहीं मेरे से। मैं कंटिन्यू उसको जो किया पूरी तरीके से। जी सर। फिर भी आप एक टेस्ट और करवा लीजिए, क्योंकि अच्छा सर। ट्यूबरकुलोसिस ऐसी तकलीफ है जो कि रिकरेंस होता है। रिकरेंस से ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होता है। और उसमें बाद में ये नहीं है कि आपकी कुछ भूख कम होगी। हाँ, शरीर में मैलेज रहेगा, अनईजी फील करोगे, भूख भी कम रहेगी, रात को पचना भी आएगा। परंतु जी जो आप टेबलेट ले रहे हैं वो धीरे धीरे कम करनी होती है। जो जी सिडेशन करता है, दिमाग को शांत रखता है, वो वाली दवाइयाँ जो आपका न्यूरोलॉजिस्ट या ट्यूबरकुलोसिस का फिजिशियन दे रहा है, उससे जी। कंसल्टेशन एक बार और करानी पड़ेगा। अच्छा अच्छा सर। हाँ, और जो दवाइयाँ हैं वो शुरू में हम 4 दवाइयाँ शुरू करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए। जी 4 दवाइयाँ शुरू करने के बाद फिर 3 पे आते हैं। अब आपके जी। यहाँ कैसा उन्होंने शुरुआत की है ये आप जानते हैं। हाँ जी सर। विटामिन विटामिन हाँ का सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, विटामिन B12। जी। जी। तो सर मैंने विटामिन्स और कोई मतलब एक फिक्स दवा थी, नाम तो नहीं याद आ रहा है उसका सर, जो खाली पेट खाना पड़ता था उसको सर, तो कंटिन्यू था सर। तो अभी क्या सर, मतलब मुझे जो है न्यूरोलॉजिस्ट को मतलब दिखाना चाहिए सर? जी जी जी, बिल्कुल अच्छा 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 सर। एक बार दिखाना सर चाहिए। अच्छा सर, दूसरी प्रॉब्लम्स मेरी ये है सर कि मेरी बॉडी में हमेशा मतलब दर्द होता रहता है, पूरी बॉडी जो है मेरी हमेशा पेन करती रहती है सर। हाँ, वही तो मैं बता रहा था कि कहीं ना कहीं ट्यूबरकुलोसिस फुकाई है, जिसकी वजह से आपके शरीर में दर्द या गर्म रहता है। वही एक बुखार का सिम्टम भी होता है। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका कंप्लीट इरेडिकेशन बड़ा टिपिकल है, बड़ा डिफिकल्ट है। एक बार जी आप दोबारा ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा या वेरी मॉर्निंग का जो फर्स्ट आपका बलगम होगा उसको जांच करवाइए। और जो आप ब्रोंकोस्कोपी का जो आपने सर अभी ब्रोंकाइटिस आपने बताया सर, तो इसी की जांच मेरे से हुई थी सर, इसी के माध्यम से मेरी जो मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट निकली थी सर। हाँ 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 हाँ, उसी की वजह से, जी 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 उसी जी की वजह से एक री एग्जामिनेशन करवाइए जी ब्रोंकोस्कोपी भी। और एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए स्पूटम और जी सर। ब्रेन का एक MRI। अच्छा सर। जी, बहुत जरूरी तो है। सर
तो अभी जो मैं दवा ले रहा हूँ सर, इसको मतलब ऐसे ले रहा हूँ, मान लीजिए आज मैंने खाया तो एक दिन का डिफरेंस करके अल्टरनेट डे पे मैं ले रहा हूँ, तो इससे कोई मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं होगी सर? नहीं, अब आपकी टीबी की दवाई नहीं चल रही, नहीं अब सर, बंद हो गई आपको है। ब्रेन का सिडेशन हो रहा है। जी तो उसको जैसे 1 महीने तक 2 बार, फिर 15 दिन तक 1.5 बार, इस ढंग से टैपिंग डोज में उसे कम करूँ। की अमाउंट है सर 25 mg का है। हाँ पेशेंट हाँ जो हाँ है, हाँ, बहुत हाँ सारे सिडेशन दवाई आती है। जी। तो क्या मैं इसको मतलब सर इसको हाफ कंटिन्यू करूँ अभी? आप जो दवाई ले रहे हैं प्लस विटामिन विटामिन जी और मैक्सिमम एक एंटासिड, जी वो भी लीजिए साथ में। जी जी जांच जी। री टेस्टिंग कंप्लीट करवाइए। अच्छा ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये महानतम ये द लाइफ स्ट्रेटजी, इन्होंने शिव जी की फोटो लगा रखी है, मैं सवाल पूछा। नमस्कार सर। मैम सर आप मेरे, कैमरा ऑन कर लेंगे आप, बेहतर रहेगा ताकि आपकी विजिबिलिटी दिख सके। हाँ जी नमस्कार सर। आप सवाल पूछिए। सर मेरे हस्बैंड हैं जिनको कभी कभी मिर्गी टाइप का दौरा आता है। पिछले 8-9 साल से वो दवाइयाँ ले रहे हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं कि हल्का सा राइट साइड में उनके जो ब्रेन है उसमें थोड़ी सी सूजन है, धीरे धीरे दवाई कम हो जाएगी। और वैसे खाने पीने की दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये है कि कुछ सोचने में लग जाते हैं तो फिर वो चीज होती है। ऐसा है बेटा कि एपिलेप्सी के कारण मालूम होना चाहिए कि एपिलेप्सी क्यों हुई। क्या कोई ये तो नहीं पता कौन सर। है, गिरे तो नहीं, सॉरी सिर में चोट तो नहीं लगी, सर, उन्होंने कोई बताया कि अंडरलाइन? बचपन में वो खेल रहे थे, खेलते खेलते गिर गए थे, फर्स्ट टाइम उनको हाँ तभी हुआ। हाँ, तो उसके बाद फिर उसकी वजह से ब्रेन में कभी कभी हेमरेज या हीमेटोमा बन जाता है, जो कि बाद में इलेक्ट्रिक इम्पल्स बढ़ा करके एपिलेप्सी के रूप में हमें मालूम होता है। उसके लिए आपको जांच अवश्य करानी चाहिए। सीटी स्कैन करवाइए और ये देखिए कि सीटी स्कैन हेड में कि कहीं कोई हेमरेजिक स्पॉट तो नहीं है। अगर हेमरेजिक स्पॉट है तो उसको डी थ्रोम्बोसिस करके उसको दवाई के द्वारा या छोटा ऑपरेशन के द्वारा उसको निकालो। उसके बाद जो दवाइयाँ चल रही है एपिलेप्सी की, एप्टोइन एक अच्छी दवाई है, वो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी और ये कई साल तक चलेगी। ओके ओके सर। साथ में जो दूसरी दवाइयाँ है वो भी चलेगी ताकि ये क्लॉट या हेमरेजिक स्पॉट वहाँ से टूट करके खत्म हो जाए। सर डॉक्टर्स तो ऐसा कुछ बताते नहीं है, बस वही कहते हैं हल्की सी सूजन है, कोई अदर प्रॉब्लम है नहीं। सीटी स्कैन भी करवाया था। अच्छा, ऐसे सूजन अगर हो तो वो बड़ी चीज है, परंतु आपने हिस्ट्री ऑफ फॉल, हिस्ट्री ऑफ इंजरी बताई है जिसकी वजह से कि ये अब दोबारा एपिलेप्सी के रूप में बाहर आ रहा है। तो जो दवाई है एपिलेप्सी की उसको कंटिन्यू रखिए, कई कई साल उसकी कोर्स चलता रहता है। जी सर। जी वो हर बार यही सोचते हैं कि इस बार डॉक्टर मेरी दवाई कम करेंगे, वो मतलब और परेशान हो जाते हैं डॉक्टर दवाई कम नहीं करते तो। अब मजबूरी है, दवाइयाँ जो है एपिलेप्सी की अगर नहीं खाएंगे तो कहीं अनवांटेड एक्सीडेंट हो जाएगा, तो दवाई खानी बहुत जरूरी है, मजबूरी है। सर योगा वगैरह से कुछ फर्क पड़ेगा?
योगा का असर शरीर के संपूर्ण भाग में होता है, परंतु दवाई जरूरी है साथ में। जब वो उसके सिम्टम कम हो जाएंगे, बिल्कुल नगण्य, मतलब महीने में या 2 महीने में एक बार हल्का सा आया, तो योगा के वजह से भी इम्प्रूवमेंट होगा। थैंक यू सर, धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए सर। आप उसका अगर MRI या CT स्कैन हो तो आप हमें भेज सकते हैं। मैं आपसे फोन के द्वारा भी जुड़ूंगा। फोन। देवांग कुमार जी अपना सवाल पूछे। देवांग कुमार, देवांग कुमार जी, देवांग कुमार जी में सवाल पूछे। हाँ जी सर, मैं देवांग कुमार हूँ सर। मुझे फंगस का प्रॉब्लम है, और जो फंगस जो ट्रीटमेंट करवाता हूँ 1-2 महीना ठीक रहता है, बाद में वापस वैसा ही हो जाता है, चालू हो जाता है। किस टाइप की दवाई लेते हैं? क्या सर? आपको किस टाइप की बीमारी है और कौन सी दवाई आप लेते हैं? फंगस 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 सर। फंगस, अच्छा। फंगस की वैरायटी काफी होती है। क्या आप फंगल डिजीज जो है बरसात में ज्यादा होती है या कभी भी होती है? नहीं, ऑल सीजन में होती है सर। अच्छा, और जब ट्रीटमेंट करवाता हूँ डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास जब ट्रीटमेंट करवाता हूँ तो महीने भर राहत रहता है, बाद में वापस वैसा का वैसा चालू हो जाता है सर। ऐसा है कि फंगस डिजीज का एक ड्यूरेशन टाइम होता है। अगर आपने इन बिटवीन दवाई छोड़ दी तो जैसे ट्यूबरकुलोसिस का तो वैसे फंगस में भी होता है। आपने दवाई शुरू की, अच्छा, ग्रोइन में है या इंग्वाइनल में है या एक्सिलरी रीजन में है, किस पोर्शन में है आपकी फंगस? हाँ, नीचे सीक्रेट पार्ट पे। सीक्रेट पार्ट्स में है। खुजली भी है उसमें? नहीं लाल लाल रंग बन गया होगा, खुजली भी होती होगी? नहीं, खुजली जैसा आता है, पर वो खुजाने को मना किया है, कुछ करता नहीं हूँ। वो मलम और वो टेबलेट इट्रासोनिक और केटोमोस्टिक और कीटो, वो मलम है, वो लगाता है बस। ऐसा है कि अब आजकल के सीजन में एंटी फंगल पाउडर लगाइए। हाँ। पाउडर ड्राई हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, टैबलेट विल नॉट हेल्प। कैप्स अच्छी क्वालिटी का, आइटाइजा है अच्छी क्वालिटी का, या कोई अच्छी क्वालिटी की कैप्सूल, और कम से कम 4 महीने 4 महीने तक अगर आप लगातार खाएंगे तो ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। साथ में विटामिन का भी होना चाहिए, क्योंकि जो हम एंटी फंगल कैप्सूल गोलियां लेते हैं, आइडियोफल्विन है, आइटाइजा है, और आपका कई सारी चीजें हैं, फंगी क्रॉस एक लगाने की दवाई है, उनकी टाइम ड्यूरेशन बहुत जरूरी है। 4 महीने से पहले, क्योंकि अब तो ड्रग रेजिस्टेंस हो गया होगा आपके दवाइयाँ के लिए, इसलिए 4 महीने तक कंटिन्यूस रखिए, घबराइए नहीं, धैर्य रखिए और ये बीमारी खत्म हो जाएगी। सर, मैं जब ट्रीटमेंट करवाता था वहाँ डॉक्टर ने मैं वो 1 वीक का मेडिसिन देते। वो बोलते हैं कि ज्यादा ये दवाई खाने से आपके किडनी और लिवर पे इन्फेक्ट करता है, इसके लिए वो ज्यादा पीरियड नहीं करवाते थे दवाई का। नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लीवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, समझ गए? अब आपको हफ्ते भर की दी, अब उन फिर दोबारा नहीं दी तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, दवाई बदलनी पड़ेगी। नहीं, 4 महीने तक कंटिन्यूस। ओके सर, थैंक यू। किसी और के कोई सवाल? किशोर कौर जी, विदोष कौर जी, बोलिए। जी सर, मैंने सर को मेरी रिपोर्ट सेंड की थी, चोपड़ा सर को, प्रमोद जी को रिपोर्ट सेंड करी थी मैंने। मेरे पेट में थोड़ी समस्या है सर। बताइए।
खाना खाता हूँ तो जलन टाइप में पड़ती है, और मैंने जांच करवाई थी तो उसमें हर्निया बताया था, हाइटस हर्निया, और लीवर में सूजन बताई थी। और जैसे कि मान के चलो, उन्होंने ये योगा भी बताया था कि आप इसके साथ योगा करें, तो मैं योगा कर रहा होता हूँ। जब से मैंने योगा स्टार्ट किया तो एसिडिटी ज्यादा बढ़ गई थी उसमें। देखिए, आपने बताया कि खाना खाने के बाद जलन होती है, जी परंतु आपकी बीमारी तो हर्निया है ना? जी जी। अच्छा, हर्निया इन्वाइनल हर्निया है या कोई दूसरा हर्निया? पेट के नीचे राइट साइड में या लेफ्ट साइड लीवर में? लीवर के पास, जो आहार नाल को लीवर को जोड़ता है। डायफ्रामेटिक हर्निया हाँ, उसे वो कहते हाइटर। हैं। डायफ्रामेटिक, जो डायफ्राम है पेट और फेफड़ों के बीच में, उसमें कोई एक वो बन गया, छेद सा बन गया है, और जब पेट में जोर पड़ता है तो आंतें उसमें ऊपर को चली जाती है। आपका कहना मतलब है कि लीवर के पास हर्निया है, जी यही कहा ना आपने? हाँ कि सर जी, हर्निया, आहार नाल को लीवर जोड़ता है ना। हाँ हाँ, आहार आहार। नहीं, देखो पेट अलग है, पेट से आंतें निकल करके बड़ी आंतों में आकर के बाहर निकल गई, और पेट के साथ ही ऊपर साइड में लीवर है। हाँ, उस लीवर के ऊपर जो होते हैं ना, आहार नाल, उसी से। लीवर पेट का हिस्सा है, और जी और ऊपर हो गया हमारा थोरेक्स। तो थोरेक्स और लीवर पेट के बीच में होता डायफ्राम। जी तो जो डायफ्राम है, जो कि सांस लेने में हमें मदद करता है, जी जी। उसमें कभी कभी एक छेद सा बन जाता है, डायफ्रामेटिक हर्निया कहते हैं उससे। तो जी इसका ट्रीटमेंट दवाइयों से नहीं है, इसकी सर्जरी ही होती है। सर्जरी, इसका सर्जरी का ही एक उपाय है। और जब तक आपको ऐसा नहीं होता तब तक आप ज्यादा खांसी मत, ज्यादा हंसी मत, और हद सब एक एंटासिड ले लीजिए। तो इसका जी कोई ट्रीटमेंट नहीं है एक्सेप्ट सर्जरी। सर, जैसे कि मैंने ट्रीटमेंट करवाया तो उन्होंने ये बोला था कि अभी मतलब जैसे टेबलेट वगैरह खा लीजिए, जैसे मेरे को गैस वगैरह बनती थी, गैस और एसिडिटी बहुत ज्यादा हाँ, होती थी। उसके तो लिए एंटासिड जी ठीक है, जी। परंतु आपने कहा कि हर्निया लीवर के ऊपर है, हाँ, तो वो डॉक्टर ने मैंने डायफ्रामेटिक वो बोल रहे थे कि मतलब जैसे आपके आहार नाल और जो लीवर को जॉइंट करता है ना, जहाँ पे लीवर में खाना जाता है, खाना लीवर उस में नहीं जाता, वो ऐसा ही खाना बता रहे थे। पेट में जाता है। हाँ हाँ, पेट में जाता है उसमें। हाँ हाँ, हाँ, उसी से जो कनेक्ट रहती है, वो बोल रहे थे कि वहीं पे है आपको जो समस्या है। तो लीवर में सूजन भी बता रहे थे उस टाइम। अच्छा, वो तो जब आपने लीवर में सूजन है, तो क्या आपका पेशाब पीला आया कभी? पहले आता था, आपको अभी तो जॉन्डिस हो रखी थी, कभी पीलिया हुआ था? पी लिया तो मेरे को लगभग 2-3 साल पहले हुआ था। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जो लीवर से एक गॉल ब्लैडर आता है नीचे को, जिससे कि बाइल जूस निकलता है, वो ड्यूडिनम में खुलता है, और वो फैटी चीजों को डाइजेस्ट करता है। जी तो ये कुछ मिसमैच हो रहा कि आपका हर्निया उसमें तो होता नहीं, जो आपका लीवर से कनेक्शन हो रहा है ड्यूडेनम में। जो मैं कह रहा हूँ, हर्निया अधिकांश होता है इंग्वाइनल कैनाल का या डायफ्रामेटिक का। डायफ्राम जो बीच का होता है, उससे कभी कभी ऊपर को चलाता आते हैं या जोर लगने से, और इसका परमानेंट इलाज सिर्फ सर्जरी है। सर, मैं ये बोल रहा था, जैसे कि अपन कुछ हैवी काम करते हैं, भारी काम, कौन सा काम? तो जैसे कोई हैवी काम करते हैं, जैसे कोई हाँ वजन हाँ हाँ उठाने का हाँ, काम करते हैं, तब बिल्कुल ज्यादा ठीक। समस्या करता है। तब हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पेट फूलने लगता है, एसिडिटी टाइप में होने लगती है उससे। कोई टेंशन तो नहीं? जी, कोई टेंशन तो नहीं?
टेंशन तो अभी ये बेरोजगार हैं, तो अभी तो लॉकडाउन से अभी तक तो ये तो है। नहीं, बेरोजगारी तो कोई ऐसा नहीं है। हम खेती बाड़ी करने वाले हैं और खेती बाड़ी करने वालों को कभी बेरोजगारी नहीं दिखती। हाँ, फिर भी शहरों में हो सकता है। नहीं, खेतीबाड़ी में भी सर समस्या ये है कि खेतीबाड़ी भी मतलब विगत 8 से 9 साल तक से साथ नहीं दे रही है। जैसा लोग बाग समझते हैं ना, खेतीबाड़ी है तो क्या है कि अभी सोयाबीन की फसल आ रही तो उसमें भी कीट का प्रकोप आ गया, तो वो भी पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। और गेहूं की फसल होती है वो पाला वगैरह पड़ जाता है, ठंड वगैरह पड़ जाती है तो उसमें नष्ट हो जाती है। हाँ, वो तो है एसिडिटी का मेन कारण है जी। टेंशन। जी टेंशन मत रखिए, काम जी कीजिए। जी और जो हर्निया है उसका सर्जरी करवाइए। जी और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ खाते रहिए। आप कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होता जाएगा और एसिडिटी स्वतः ही खत्म होगी। जी। सर मैं ये पूछ रहा था, इसका जैसे हर्निया का अपन ऑपरेशन वगैरह करवाएं तो इसका खर्चे का कितना क्या हो जाता है? नहीं नहीं, ज्यादा खर्च नहीं। आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है जी और कोई महंगा सरकारी अस्पताल में तो फ्री में होता है। और ठीक। प्राइवेट वाले भी ज्यादा, छोटा ऑपरेशन है, बड़ा ऑपरेशन नहीं है। जी जोश गौर जी, आप किस राज्य जिले के रहने वाले? सर मैं मध्य प्रदेश सीहोर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। सर आपको फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे आपका आयुष्मान कार्ड, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है जी 5 लाख की, जिसमें जी जी स्वास्थ्य की सभी इलाज फ्री होते हैं, बल्कि इस बार तो कोरोना को भी उसमें डाल दिया गया था और काफी ज्यादा लोगों को, जो गरीब लोग थे, उन्होंने जी अपना सर। एक फ्री में इलाज कराया जहां जहां आयुष्मान कार्ड चलता है। तो आपका जी इलाज सर। तो फ्री में हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, उसमें कोई कोई जी एक पैसा नहीं खर्चा आएगा। जी सर। जी आयुष्मान सर। तो एक वरदान साबित हुआ। हाँ सर, आयुष्मान योजना एक वरदान सर। साबित हुआ हम सब लोगों के लिए। सर मैंने जांच करवाई थी एमआरआई की, आयुष्मान के माध्यम से करवाई थी, बिल्कुल निःशुल्क हुई थी। हाँ, इस केस में तो आपको सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही काफी है। जी जो आप बता रहे हैं, अल्ट्रासाउंड से ही आपकी बीमारी का पता लग। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, बोलो। सर हो गया मेरा सवाल। धन्यवाद। स्वराज जी आपका माइक ऑन कर लो। सुमित सुमित सरन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी मैं पूछ सकता हूँ क्या? हाँ जी, हाँ। पूछिए पूछिए। डॉक्टर साहब, मैंने इसके बारे में पहले भी कुछ डॉक्टर्स आए थे, उनसे कंसल्ट किया था, लेकिन खासकर आयुर्वेद में, लेकिन मैंने वो किया भी था, लेकिन अभी फिर भी है तो प्रॉब्लम, इसलिए मैं फिर से कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक्चुअली मेरे बाएं पैर में और थोड़ा बाएं हाथ में भी एक रेस्टलेसनेस है थोड़ी, मतलब वो अगर मैंने इसको थोड़ा रिसर्च वगैरह किया तो RLS नाम से ये बीमारी है या सिंड्रोम है, जो भी है, इसके बारे में मैंने सर्च किया इंटरनेट पे कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम इसे कहते हैं। मुझे अपना बायां पैर जो है कभी भी वो लगता है, कभी भी सोता नहीं है, रात को भी मुझे लगता है बायां पैर को थोड़ा हिलाऊं, थोड़ा मतलब अलग, हमेशा रेस्टलेसनेस लगी रहती है। चलता फिरता हूँ तो ठीक है, लेकिन जैसे अभी आराम से मैं बैठा हूँ तो मेरा बायां पैर अभी भी मैं अपने उसको थोड़ा स्ट्रेच कर रहा हूँ, घुमा फिरा रहा हूँ। तो ये डॉक्टर साहब लगातार प्रॉब्लम बहुत लंबी है मेरी, लगभग लगभग 10 सालों से ज्यादा का हो गया है प्रॉब्लम। तुझे पहले तो समझ में नहीं आया, मुझे पहले लगा कोई नस वगैरह की प्रॉब्लम में कुछ है, फिर बाद में लगा कि शायद साइटिका वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब सब कुछ नहीं है, एक रेस्टलेसनेस है इसमें। जैसे फिर बीच में मैंने डॉक्टर को दिखाया तो नेरोबियन टाइप की जो दवाएं होती हैं वो उन्होंने दिया, तो उसे जब खाता हूँ तो ठीक रहता है, जैसे छोड़ता हूँ फिर से हो जाता है। ये सच में थोड़ी ये रात को सोने में बहुत दिक्कत होती है, जिसे है शायद वही जान सकते हैं कि ये होने के बाद सोने में दिक्कत कैसी आती है। तो नींद भी सही नहीं आती, तो और अलग परेशानी आती है। तो डॉक्टर साहब ये कुछ बता पाएंगे क्या ये क्योरेबल है या इसके हाँ साथ ही हाँ, अब क्यों नहीं। होगा? सुमित जी, पहले तो बेटा आप एक MRI ब्रेन की भी करवा लीजिए। अच्छा और आपने जांच करवाई थी? जी, उन्होंने कोई जांच लिखा नहीं डॉक्टर को, मतलब हमने यहाँ दुर्गापुर, मेरे घर के बगल में है दुर्गापुर, जो वेस्ट बंगाल में आप जानते होंगे,
तो दुर्गापुर में एक हाँ। बड़ा अस्पताल है, एक मिशन हॉस्पिटल, मैंने उसमें दिखाया था, तो उन्होंने डायरेक्ट दवाएं दे दी। उन्होंने कुछ दिखा चाल हाथ वगैरह को ऐसे वैसे करके कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी बताया। जैसे अभी भी मैं उसके बाद क्या होता है इसको अगर मैंने फिर आयुर्वेद में एक दिन आई हुई थी एक डॉक्टर साहिबा, तो उनको मैंने वैद्य तो उनको पूछा था, तो उन्होंने एक दवा दी थी आयुर्वेद की, तो मैंने उसको भी लेना शुरू कर दिया। मैं इतना परेशान हूँ कि कोई भी कुछ भी कहता है तो मैं इसको लेने लगता हूँ, तो उसको भी मैंने लिया। तो नींद वगैरह तो ठीक है कभी कभी, लेकिन उसमें क्या होती थी, नींद भी नहीं होने के बाद और बुरी लगती थी। नींद पूरी नहीं हो रही है लेकिन नींद जैसी हालत बनी हुई है। तो मुझे कोई भी टेस्ट कभी किसी डॉक्टर ने कहा नहीं डॉक्टर साहब। सब लोगों ने नेरोबियन टाइप कुछ दिया, एक्सरसाइज वगैरह करने को कहा, लेकिन कोई टेस्ट कभी किसी ने नहीं कहा कि टेस्ट कराओ। आयरन आयरन का कहा था, आयरन थोड़ा कम भी था, तो फिर शायद आयरन का भी एक रीजन होता है, ये आयरन कम होना है, आयरन की डिफिशियंसी। तो लेकिन अभी विटामिन B12 की कमी से नर्वस सिस्टम में कुछ कमी आती है। जी जी। साथ में विटामिन डी विटामिन डी जी जो कि हमें मॉर्निंग में नहाने जी के बाद खुले धूप में बैठने से ऑटोमेटिकली मिलता है जी जी। विटामिन डी। अच्छा, आप जांच जरूर करवाइए। आपकी लेफ्ट टांगों में रेस्टलेस रहता है, लेफ्ट हैंड में भी, हैंड में भी है लेकिन टांगों में ज्यादा है, टांगों में लेफ्ट साइड में ओनली। लेफ्ट साइड में। तो एक MRI इसके लिए जरूरी है कि कोई लीजन तो नहीं ब्रेन में। आप तो अभी छोटे हैं। जी ब्रेन जी। की जो MRI है, हेड की MRI करने के बाद आपका डायग्नोसिस पक्की आएगी। ऐसे कोई आपके यहाँ स्पेशल तेल लेते होंगे आप ना? तेल? हाँ, कोई मतलब हाँ, तेल तेल की है हमारे यहाँ ऐसे तो बचपन से एक्चुअली मैं अगर बताऊं तो जब मैं बहुत छोटा छोटा क्या, जब मैं पैदा ही हुआ था तो उसके 3 महीने के बाद मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था एक्चुअली। तो मेरी टांगों को तोड़ के किया गया था। तो उसके बाद मतलब छह बार तोड़ा गया था एक्चुअली। कुछ मेरे पैर में लक्षण थे, मतलब एक जो क्या उसे कहते हैं, जो एड़ी के पास जो हड्डी होती है, तो वो हाँ हाँ हड्डी का वो शुरू में वो नॉर्मल टाइप नहीं था, तो उसे लाने के लिए लोगों ने किया था। तो वो दोनों टांगों के लिए हुआ था मेरा, लेकिन सिर्फ बाएं में अभी प्रॉब्लम। ये भी प्रॉब्लम मेरी शुरू हुई जब मैं मैट्रिकुलेशन में था, मुझे लगता है उस समय ज्यादा शुरू हुई, मतलब 14-15 साल की उम्र में। तो उसके बाद से लगातार चला आ रहा। तो अभी मैंने 10 साल का, लेकिन मुझे लगता है ये 15-17 सालों से ज्यादा ज्यादा का हो गया है। तो ये बहुत बहुत पेनफुल है डॉक्टर साहब। पेनफुल नहीं, इरिटेटिंग है बहुत ज्यादा। इरिटेटिंग होता है। एक इसका सुमित जी MRI करवा लीजिए। अच्छा और एक दवाई जिससे कि ब्रेन की वेस्कुलरिटी बढ़ जाएगी। अच्छा ब्रेन में हीमोग्लोबिन का या ऑक्सीजन का फ्लो या ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। एक ऐसी दवाई आती है एनसेफाबॉल, एक अच्छा। चम्मच सुबह ये दिन में ये शाम ले सकते नाम हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा नाम नाम मुझे फिर से बताना होगा, या स्वराज भाई आप बता देंगे क्या? सुमित भाई, मैं इसको आपको व्हाट्सएप कर दूंगा डिटेल्स, डॉक्टर हाँ से जी जी जी, डिटेल थैंक लेके यू थैंक यू जो भी थैंक यू होगा वो कर दूंगा। और जी। साथ थैंक यू। में विटामिन B12 B12 ओके B12 और जी। विटामिन डी जो कि मॉर्निंग में जल्दी नहाने से, धूप में बैठने से ऑटोमेटिकली मिलता है। या एक कैल्सिरॉल D-राइजिक लेते हैं मॉर्निंग में खाली पेट, वीकली एक बार। और थोड़ा एक्सरसाइज भी कीजिए। जी। हाँ, एक्सरसाइज जरूरी है। फिजियोथेरापी और डॉक्टर साहब मैं फिजियोथेरापी अगर मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूं तो मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। आप MRI की बात क्यों कर रहे हैं, मतलब कि क्या लगता है कि आप हो सकता है? माफ हाँ, की। MRI इसलिए है कि भाई एक लेफ्ट साइड में आपका दोनों टांगे बाहों में थोड़ा सा पैरालिसिस है। तो क्या हाँ कोई ब्रेन स्टेम में कहीं कुछ है तो नहीं? हाँ हाँ क्या कोई हाँ। प्रेशर तो नहीं? अच्छा समझ गए? हाँ। जी। और भी बहुत ही पैथोलॉजिकल रीजन में होता है, छोटी मोटी चीजें होती है, हम्म सिस्टोसर्कोसिस होती है। तो इसी वजह हम्म से जो
प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से लेफ्ट साइड में कुछ आपका सेंसेशन कम हो रहे हैं, मोटर फंक्शन कम हो रहा है, उसका जानकारी जरूरी है। ठीक है, ठीक है, डायग्नोसिस बनेगी तो ट्रीटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, हाँ। मैं करवा लूंगा। बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद, धन्यवाद। राहुल मौर्य जी, आपने हैंड रेज एक मिनट सर। नितेश जी आप पूछिए। हाँ सर अशोक जी सर जुड़ गए हैं। अशोक जी नमस्कार। जी जी, नमस्ते 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 डॉक्टर साहब। मैं चाहूंगा अशोक जी, डॉक्टर साहब मैं आपको पहले परिचय करवा दूं अशोक जी का। इस जी हाँ जी, सहयोग ग्रुप के फाउंडर हैं। हाँ हाँ, मेरी एक बात फोन पे बात हुई थी। हाँ, और जी डीडी। जी जी जी, नमस्ते तो डॉक्टर साहब। अशोक जी से मैं कहूंगा डॉक्टर साहब का स्वागत करें। नहीं डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मेरी चर्चा तो हुई थी और पहले भी, और आपके बहुत आभारी हैं कि आप इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं और आप अपना समय दे रहे हैं। आज त्योहार का दिन है, सभी सहयोग टीम के जितने सदस्य हैं सबको हमारी ओर से, डॉक्टर साहब आपके और सब लोगों को रक्षाबंधन की पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन के पर्व के दिन भी हमारी टीम कैसे काम कर रही है और डॉक्टर साहब भी अपना समय दे रहे हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं सर, आपके बहुत बहुत आभारी हैं जी। बहुत धन्यवाद जी जी जी। प्रमोद जी आगे आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, बढ़ते हैं। हाँ स्वराज जी, आपका माइक ऑफ है। राहुल मौर्य जी हैंड रेज हुआ था सर। राहुल मौर्य जी, आपको कोई सवाल? हाँ सर, जैसे मेरे पिताजी हैं सर, हाँ डॉक्टर साहब से, सर मेरे पिताजी हैं, उनको मतलब प्रॉपर वे में गैस बनती रहती है। तो उनको मतलब एक सिचुएशन ऐसा हुआ था कि बहुत ज़्यादा उनके मतलब पेट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा सर जो है। तो मतलब जो गैस बनने से प्रॉब्लम है सर, उनको मतलब ट्रक ड्राइवर है सर, ट्रक चलाते हैं गुजरात साइड पे। तो सर ऐसी सिचुएशन में हम उनके लिए हम मतलब उनको क्या करना चाहिए, जैसे उनको गैस से मतलब छुटकारा मिल पाए सर? ट्रक ड्राइवर हमेशा ही अपनी नींद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ खाते रहते हैं जो कि उनके दिमाग को स्टिमुलेट करते रहे, खास तौर से तंबाकू। अच्छा। और ये तंबाकू ऐसी चीज है, नींद तो नहीं आएगी परंतु गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर, और गैस्ट्रिक अल्सर से ही गैस बनती है, पेट में दर्द होता है, भूख कम हो जाती है और काफ़ी चीज़ें इसमें जुड़ जाती है। तो मेरी तो एक ही सलाह है कि आप अपने पिताजी के जेबों को जब जाते हैं ड्यूटी पे, चनों से खाने से भर के भेजें। अगर उनको पेट मांगता है कि मुझे तंबाकू खाना है तो उनके खाने के लिए कुछ चीज़ मिल जाएगी, जैसे चना खाएंगे, रोटी खाएंगे, फल खाएंगे, तो वो पेट का जो अल्सर बन रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। वरना ये समस्या आगे बढ़ेगी, उनको अपना काम छोड़ना भी पड़ सकता है, क्योंकि ट्रक बहुत लंबी दूरी तय करते हैं और दूरी लंबी तय करने से उनको नींद ना आए, रास्ते में एक्सीडेंट ना हो, तो वो ये चीज़ें खाते हैं ताकि नींद ना आए। साथ में बार बार खाना भी खाते रहें और एंटासिड या एंटासिड लिक्विड फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में लेना जरूरी है। और टेंशन ना रखें। अगर वो सोचते यार कि टेंशन है तो मैं थोड़ी सी दारू पी लेता हूँ, अब टेंशन के समय में दारू तो पी लिए, पर कभी कभी ये लोग तैश में आकर के बिना पानी के पी लेते हैं, जो कि और एसिड बनाता है। तो एसिडिटी से बचने के लिए जरूरी है कि कुछ ना कुछ खाते रहें और फल खाएं, चने खाएं और खाना खाएं, और तंबाकू से अगर लेते हैं बचे रहें। साथ में
जब घर आते हैं तो उनको ठंडा दूध जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि मिल्क भी एक एंटासिड की तरह काम करता है। और जो उनका आसपास कोई फिजिशियन है तो उनसे भी दवाई लेनी चाहिए, खासतौर से ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल एक कैप्सूल खा लीजिए, काफी दिन खाना पड़ेगा। और साथ में सर मतलब बीपी के मरीज भी हैं, पेशेंट भी हैं सर, तो इसके लिए क्या मतलब एक उनका जो मतलब कभी कभी से मेडिकल से कोई दवा लेकर के बीपी की खा लेते हैं सर, तो हम आपसे जानना चाहते हैं सर कि उनके लिए कोई प्रॉपर मतलब एक बीपी की मेडिसिन जो मतलब कंटिन्यू रख सकें वो जो है। हाँ, ओमेप्राजोल कैप्सूल 20 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम, एक कैप्सूल खाली पेट रोज ले सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा। अगर उनकी हैबिट है तंबाकू चबाने की तो वो कम कर दें, धीरे धीरे बंद कर दें। नहीं, तम्बाकू का सेवन तो नहीं करते हैं, लेकिन अभी जैसे वो बाहर रहते हैं तो हम लोग मतलब गांव पे रहते हैं सर, तो जैसे कभी कभी आते हैं यहाँ पे तो उनको मतलब अभी आए थे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई पेट में जो है, तो हम लोग बड़े परेशान हो गए सर कि क्या दिक्कत हो गई पेट में जो है, तो बैठे बैठे उनको मतलब प्रॉपर वे में गैस हमेशा बनती रहती है सर जो है। टेंशन इज 80% रिलेटेड विद गैस और एसिडिटी और गैस्ट्रिक अल्सर। टेंशन से बचिए। अच्छा अच्छा सर। और टेंशन से बचोगे तो 85% बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। अगर थोड़ी बहुत है तो उसके लिए ठंडा दूध, ओमेप्राजोल, रेनिटिडीन, ये गोलियां ले सकते हैं। जो लोकल आपका डॉक्टर है, अगर जरूरत है तो अल्ट्रासाउंड या बेरियम मील स्टडी, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा कि गैस है या अल्सर तो नहीं बन गया। इसमें एक चीज मैं जोड़ूं डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा जी। जैसे हाँ। जो इन्होंने बताया उससे मुझे मेरे जहन में भी आया कि एक आदर्श स्थिति तो ये होती है, गैस की जो प्रॉब्लम होती है, आपने बताया कि एक तो टेंशन जो होती है उसके कारण होता है, दूसरे एक आदर्श स्थिति ये होती है कि हम लोग समय से खान पान करें, और वो एक बड़ा कारण होता है कि आप समय से खान पान नहीं कर रहे हैं, टाइमिंग आपका ऊपर नीचे हो रहा है, तो फिर वो एक बड़ा कारण बन जाता है। ये मैं आपसे इसलिए अपने अनुभव के आधार पर आपसे थोड़ा जानना समझना चाह रहा हूँ। ये आदर्श स्थिति है डॉक्टर साहब जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, जैसे इनके पिताजी अगर ट्रक चलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो रास्ते में होते होंगे, हम मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, हम लोग भी जो है जब काम करते हैं तो कई बार बहुत देर रात को वापसी होती है, रात को 3 बजे कई बार खाना खा रहे हैं, या फिर कभी जनरली वैसे रात को 11 बजे से पहले हम घर नहीं पहुंचते तो 11 बजे खाना खा पाते हैं, फिर सुबह जो है नाश्ता देर से होता है, फिर लंच देर से, सब टाइमिंग गड़बड़ होती है। तो उसमें ऐसी स्थिति में मतलब मैं फिर कह रहा हूँ आदर्श स्थिति तो ये है कि समय ठीक कर लें, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ऐसी चीज है जिसका हम ख्याल रख के थोड़ा बहुत चीज जो है अपनी कंट्रोल कर सकें। जी बिल्कुल, जी जरूर, क्योंकि हम अपने साथ कुछ ना कुछ चीजें रखें। जैसे ही हमारा पेट मांगता है, अगर हम कुछ मुंह में रख देंगे, चबाना शुरू कर देंगे, तो उस समय वो जो एसिड बन रहा है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जो गैस बन रही है उसके ऊपर कुछ दवाई पड़ जाएगी। अगर नहीं खाएंगे कुछ जो आपके पास अवेलेबल है, खास तौर से कोई फल हो, चना हो, या कोई एंटासिड सही डाइजिन की गोली हो, तो ये चीजें आपको बचा सकती है। अगर हम ना पहुंचना है या गलत ढंग से कुछ खाना है या सड़क के किनारे की चीज खानी है जिसमें कि मिर्ची ज्यादा होगी, स्वाद लगेगा परंतु आंतों में छाले बन जाएगी, और वही छाले अल्सर होता है। और इस अल्सर की वजह से ही गैस या लेटर ऑन अल्सर का रूप धारण करके परफोरेशन, आंतों में परफोरेशन, पेट में, ये सब चीजें कॉम्प्लिकेशन और आगे बढ़ जाती है। तो इससे बचने के लिए जरूरी है कि कुछ ना कुछ चीजें साथ में रखें, और जैसे पेट मांगता है तुरंत खाएं, और उससे क्या होगा कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और गैस भी नहीं बनेगी। अच्छा स्वराज सर। बोलिए सर।
हाँ सर, ये कह रहा था कि जो मतलब सर मेडिसिन बताए हैं सर, थोड़ा सा आप व्हाट्सएप पे सर शेयर कर बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल सर, आपको पूरी डिटेल भेज दी जाएगी। जी आपके मैं आपको भेज दूंगा। नाम और फोन नंबर आप हमें टैग कर दीजिएगा, आपको पूरी मेरा डिटेल भेज व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, मैं आपका जो भी जांच होगी आपकी, एक्सरे है, जिस तरह की जांच होगी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं सारी प्रिस्क्रिप्शन आपको भेज दूँ। अच्छा सर, दूसरा चीज ये है सर कि जैसे अभी जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मतलब खेतों में व्यस्त रहते हैं अभी जो है, तो उनमें से मतलब कुछ आदमी लोग ऐसे से बात हुई हमारी जो है, जिनको मतलब कमर से दिक्कत है बहुत ज्यादा, मतलब स्ट्रेच हो जाते हैं, कमर से बहुत दिक्कत होती है, उठ नहीं बैठ पाते हैं, तो मतलब झुकने पड़ता है, मतलब ज्यादा झुकना पड़ता है उनको जो है, तो झुक के चलना से स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में उनको मतलब क्या करना चाहिए सर? थोड़ा साफ आवाज निकालो। आवाज नहीं आ रही सर? आवाज आ तो रही है हाँ सर? ठीक है, अच्छा अब सर। आए। सर हम ये कह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग खेती करते हैं सर, तो उनके साथ ये है सर कि जैसे बहुत सारे लोग से बात हुई तो उनको मतलब प्रॉब्लम से आ रही है कि खेते में झुक के काम करना पड़ता है, उनको कमर से दिक्कत आ रही है सर। तो उनका सिचुएशन ऐसा हो गया है कि मतलब एक स्ट्रेट होकर के आदमी चलता है, एक झुक, तो उनका स्ट्रेट होकर न चलना, झुक के चलना स्टार्ट कर दिए हैं सर। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब उनको कमर से दिक्कतें ना हो, तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए सर? ये उम्र के हिसाब से हम क्लासिफाई करेंगे, अच्छा सर। किस उम्र का पेशेंट किस उम्र का काम करने वाला है। जहाँ तक 30 साल तक की उम्र है, कमर का दर्द 45 नगण्य होगा। हाँ, उसके ऊपर का जो पेशेंट है उसका कमर में दर्द हो सकता है। वो खास तौर से जो लंबर सेक्रल वर्टिब्रा होता है ना, जो नीचे वाला वर्टिब्रा, वहाँ पे प्रेशर जब पड़ता है ऊपर से, तो डिस्क जो डिस्क है लंबर वर्टिब्रा के बीच की, वो कभी कभी प्रेशर से कमजोर हो जाती है और हमारा कमर दर्द करता है। तो अब गांव में कपड़े का एक बांध देते हैं टाइट करके, वो सिर्फ इसलिए कि जो लंबर वर्टिब्रा है वो थोड़ा सा सीधा रहे। उसके लिए एक लंबर स्पाइका बांधने से जो ऊपर का जो वजन है शरीर का, कंधों का, सिर का, वो लंबर स्पाइका पे टिक जाएगा। और ये जो लंबर, तो ये बदल दिया ना, जो वेट आ रहा है अपर एक्सट्रीमिटीज का और सिर का, वो आपका लंबर स्पाइका पे टिक जाएगा। तो धीरे धीरे जो हमारी डिस्क है वो रीजनरेट ठीक होती जाएगी। साथ में दूध और हल्दी बहुत अच्छा, साथ में आप विटामिन डी टू एब्जॉर्ब मोर कैल्शियम फ्रॉम द गट। विटामिन डी से पेट का कैल्शियम हजम हो जाएगा और शरीर में जाकर के हमारे लंबर वर्टिब्रा को ठीक करेगा। साथ में इसमें एक सीटी स्कैन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, कि ये देखा जाएगा कि जो पैथोलॉजी तो नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं हो रही, एनिकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं हो रही। ये चीज़ें सब सीटी स्कैन से मालूम होगा। पर तब तक एक नॉन मेडिकल का स्पाइका, लंबर स्पाइका, जिसमें कि वजन सिर का और अपर एक्सट्रीमिटी का एक उसके ऊपर आ जाएगा और ट्रांसमिट होगा सीधा हिप्स के द्वारा टांगों में, तो जो वर्टिब्रा है वो ठीक हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, कैल्शियम रिच डाइट और विटामिन डी लेनी जरूरी है। दर्द होता है तो एक गोली दर्द की ले सकते हैं रोज, जैसा आपका कई दवाएं आती है तो उसमें मसल रिलैक्सेंट टाइप की जो दवाई है वो लेनी चाहिए। और सीधा लेटें, सीधा लेट करके पलंग को पीछे से पकड़ करके एक आदमी दोनों पैरों को मिलाकर ट्रैक्शन दें हल्का सा,
और फ्रैक्शन देख के रखें और 5 मिनट 10 मिनट के बाद फ्रैक्शन को रिलीज करें, तो ये समस्या धीरे धीरे ठीक होगी। राहुल जी आपका माइक ऑफ है। जी सर। हाँ जी। हाँ सर, सर इसके साथ ये क्वेश्चन और है, हमारी कुछ मतलब ग्रामीण महिलाएं हैं सर, जिसके मतलब वो एक लोग सर मतलब डिलीवरी हुई थी उनकी करीब 1 साल पहले सर, उनका एक बच्चा है करीब 1 साल का हो गया है। तो जो मतलब वो लेडीज हैं सर, उनकी जो बॉडी है मतलब पूरी तरीके से वीकनेस से भरी हुई है सर। तो मतलब उनको ना भूख लगती है सर, तो कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है सर, तो बॉडी उनकी पूरी रेस्टलेस हो जाती है एकदम सर। मालूम पड़ता है उनकी बॉडी थक सी गई है, एनर्जी रहती नहीं है सर। तो उनकी बॉडी बन रही है, मतलब पूरी तरीके से अच्छी से तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें मतलब उनकी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए उनको क्या मतलब हमें सजेशन देना चाहिए सर? राहुल जी आपसे एक तो ये कहना चाहूंगा कि कोशिश करें कि जो भी सवाल आप पूछें वो अपने रिलेटेड ज्यादातर पूछे, क्योंकि और भी लोग हैं सवाल पूछने के लिए। अच्छा अच्छा, सीमा की थोड़ी ओके सर, ओके, थैंक यू सर, क्षमा चाहेंगे सर। ओके सर, ओके। कोशिश ये करें कि लोगों को जोड़े ताकि वो अपना सवाल खुद से पूछ सके, क्योंकि फेस जी टू जी, फेस अगर डॉक्टर साहब बिल्कुल को सर, देखें बिल्कुल। ज्यादा अच्छा पता ओके ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर, प्रमोद सर आप अपना सवाल पूछिए। ओके सर। हाँ जी, मेरा तो सवाल वैसे अशोक जी ने हाईजैक कर लिया पहले ही, वो सेम सवाल मेरा था। और मैं डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगा कि मैंने एक तो काफ़ी समय से मतलब आप समझिए 25-30 सालों से जब से मैं मतलब जॉब पहले करता था, तो मैंने लंच नहीं करता था मैं। एक मिनट प्रमोद जी, हमने आपको ही हाईजैक कर रखा है, तो सवाल तो छोड़िए, हम तो आपको ही हाईजैक कर चुके हैं। आपने तो मेरे को लाजवाब कर दिया। जी सॉरी, आप कंटिन्यू रखें जी। तो मैंने जैसे मतलब जब से जॉब वगैरह काम शुरू किया तो वही हाल था भी, कभी काम से बाहर है कभी कहीं है, तो खाने का रूटीन नहीं था। तो मेरा डॉक्टर साहब रूटीन रहा कि मैं लंच जो है ना नहीं करता था। मैंने करीब आप समझिए 20-25 साल तक मैंने लंच नहीं किया। और अभी क्या हुआ, अभी जैसे मैं लंच थोड़ा करने लग गया, थोड़ा सा कभी आगे खा लिया कभी नहीं, लेकिन मेरी ओवरऑल डाइट जो बहुत कम है। और अभी मेरे को इसका थोड़ा असर, अब चूंकि मेरी जो एज है इस समय 57 है, तो अभी मेरे को महसूस हो रहा है कि मैं अभी एक बार जैसे जा रहा था मैं हांगकांग, तो वहाँ फ्लाइट में मैं बेहोश हो गया था अभी 4 साल पहले। वो उसका कारण ये रहा कि मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, और रात की 12 बजे की फ्लाइट थी, तो सुबह से लेके मैं शाम तक मेरे पास इतना शेड्यूल टाइट था, मैं कभी कुछ काम कभी कहीं, तो करते करते रात को 1:30 बजे 1:45 बजे मेरे को खाना मिला फ्लाइट में, और मैं खाते ही बेहोश हो गया था। तो ये क्या कारण हो सकता है इसका? हाँ, आप दिन का खाना नहीं खाते या खा नहीं पाते, हाँ जी। ऐसे एक आदत तो बनती है, और फिर भी दिन का और मॉर्निंग का खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन के खाने के बाद हम काम करते रहते हैं। हाँ, डिनर अगर ना भी मिले या कम मिले तो कोई बुरी बात नहीं। अब आपने कहा कि खाना खाने 2 बजे खाना खाया रात के और आपको थोड़ी सी बेहोशी हुई, मतलब प्रॉपर नहीं, प्रॉपर मैं बेहोश होके गिर गया था। तो होता क्या है कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल था पहले वो कम हो रखा था, तो जैसे आपने खाना खाया शरीर में ग्लूकोज का लेवल एकदम से बढ़ गया। अच्छा। ग्लूकोज का लेवल एकदम से बढ़ने से होता आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो गया हो, और उसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेन स्टिमुलेशन हो जाता है। पर ऐसा आप कहीं लगता नहीं है कि आप 57 साल के हैं, आप अभी भी बच्चे ही लग रहे हैं, कहीं से ऐसा लगता नहीं है। आप अशोक जी से तो काफी छोटे लग रहे हैं। मैं 2 बेटों की शादी कर चुका हूँ डॉक्टर साहब। अरे बड़ी खुशी मिली, बड़ी खुशी मिली, बहुत खुशी, बहुत खुशी। मैं योगा का टीचर भी हूँ और योगा करता भी हूँ। बाबा रामदेव जी से सीखा? नहीं सर, योगा तो मैं बचपन से कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात, बाबा रामदेव को सिखाइए ना।
वो तो हाँ, सर वो प्रोफेशनल है। वो सिर्फ पेट फुलाते हैं हाँ और बेईमानी ज्यादा करते हैं। बस बस और कुछ नहीं है, इसलिए हम उधर की तरफ हाँ, देखते ही नहीं है। हाँ, जी 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 जी। फिर आपको ऐसा कुछ आपने कभी जांच करवाई थी फास्टिंग शुगर खाने के बाद या रैंडम? हाँ मैंने करवाई है, मेरे कभी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम। नॉर्मल बिल्कुल हाँ, सब कुछ मेरी नॉर्मल बॉडी, है? हाँ सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, तो थकावट की वजह से बहुत सारा एग्जॉस्शन ज्यादा हो गया होगा, चलना चलना चलना, तो पेट में कुछ गया नहीं। अच्छा, मतलब उसमें कोई ऐसी हाँ टेंशन हाँ, वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ लगता नहीं है। फिर भी अगर आप चाहेंगे तो एक बार दोबारा खास तौर से थायराइड हार्मोन अच्छा। TSH, एक हार्मोन बस, TSH लेवल आपका वेट हाइट के मुताबिक ठीक है ज्यादा? नहीं, वेट तो मेरा ठीक है। सब वेट ठीक है, हाँ फिर भी आप बिल्कुल। थायराइड का हार्मोन चेक करा लीजिए और उससे अच्छा पता चल जाए कि कुछ ठीक नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। ऐसे लगता नहीं है, वो एग्जॉस्शन की वजह से हो जाता है ऐसा कभी। मतलब मैं लाइफ में पहली बार बेहोश हुआ था और उस बात को भी 3-4 साल हो गए हैं, उसके बाद नहीं हुआ दोबारा हाँ कभी। हाँ हाँ, तो कोई बीमारी के लक्षण उसमें दिखाई नहीं देते, हो एक जाता है एग्जॉस्शन चीज, हो एक गया। हाँ एक चीज मेरे साथ होती है रेगुलर, जैसे मैं रात को कई बार, जैसे मैंने कोई बेसन की सब्जी खा ली, बेसन? हाँ, और उसके हाँ बाद मैंने रात को दूध पी लिया, हाँ। तो मेरे गैस बनती है बहुत ज्यादा। अब कॉन्ट्रास्ट चाहिए, क्योंकि दूध इटसेल्फ एक एंटासिड है जो कि गैस को नहीं बनने देता। और आप कह रहे हैं कि गैस बन, किसी किसी को हो सकता है दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही लेटिए या 2 घंटे के बाद। 1 घंटे से पहले लेटा नहीं चाहिए अगर आपको असल तक गैस बनती है। मतलब गैस, मतलब मैं, पॉसिबल हो सकता है वो कुछ और हो, मतलब मेरे को ना एकदम पसीने आने लग जाते हैं, 2 बार हुआ है ऐसा मेरे साथ। पसीना हाँ पसीना आता है? पसीना आता है। एक और जांच करवाइए आप ग्लूकोज लेवल की। अच्छा। हाँ, कम, ऐसा तो नहीं कि कम हो, कम हम्म। में भी पसीना आ जाता है। ब्लड प्रेशर कितना रहता है? है नहीं, ब्लड प्रेशर कितना रहता है? BP? बीपी तो मैंने, मतलब डॉक्टर साहब भी कभी कभार कोई बुखार हो गया तो चेक करते हैं, मेरे को आइडिया नहीं, वैसे नॉर्मल है बिल्कुल। ठीक है, तो हाँ फिर भी मतलब, चेक करवा लेना चाहिए हम्म। ब्लड प्रेशर। कभी नॉर्मली कभी जो मेरी, हाइपोटेंशन जैसे होता है। जैसे मेरी हार्ट बीट है वो तो, मतलब हार्ट बीट तो मेरी बिल्कुल नॉर्मल रहती है, अबाउट 72? 70 से भी नीचे होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 मतलब योगा की वजह से, जैसे हाँ, मेडिटेशन भी आपने मैं करता कंट्रोल हूँ, कर रखा, तो मेडिटेशन की वजह से और योगा की वजह से, मतलब आप मान सारा के कंट्रोल। चलिए 60-65 ऐसे रहती है हार्ट बीट मेरी। बहुत 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 अच्छी बात। हाँ। वो थे ना ब्जॉर्न बोर्ग, है नहीं। ब्जॉर्न बोर्ग, हाँ स्वीडन का टेनिस खिलाड़ी, ओनली 42 थी उसकी हार्ट बीट। अच्छा। हाँ, ब्जॉर्न बोर्ग जो था हाँ हाँ 42। कहते थे ये तो एक समुंदर है, कभी नहीं गर्म होता, नाराज होता। हाँ। कितने बार उसने ग्रैंड स्लैम जीते थे। तो आप ऐसा मत सोचिए कोई तकलीफ नाम की। हाँ, फिर भी कभी ब्लड प्रेशर चेक करवाना और ब्लड शुगर चेक करवाना, थायराइड हार्मोन का चेक कराना फायदेमंद। अच्छा, बाकी वैसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ना ना, बिल्कुल से नहीं। योगा ऑलवेज कीप्स बॉडी फिट। हाँ बॉडी तो मेरी फिट है, जी जी। अभी भी 18 घंटे काम कर लेता हूँ मैं। बताओ बताओ बताओ, आप मोदी जी को पीछे छोड़ रहे हो? चलिए, मेरे इस बाद शायद साहिल जी थे जो कुछ पूछना चाहते थे। शायद साहिल जी भी है नहीं सर ग्रुप में। कुमार झा जी, आप अपना सवाल पूछें। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा एक जटिल समस्या, वो हाँ। लॉकडाउन के कारण से हम कुछ, मेरे जैसे कुछ लोगों को ग्रसित कर लिया। सर मेरा क्या है कि मैं
कुमार जी आप चल रहे हैं ना, तो आपकी नेटवर्क ब्रेक हो रहा है, आप एक जगह बैठ के बात करिए तो शायद नेटवर्क अच्छा आएगा। हेलो हाँ कुमार, आप सुन रहे हैं? डिस नेटवर्क ऑफ हो गया उनका नेटवर्क डाउन है सर। नहीं, वो भी मूवमेंट में आए ना तो नेट टूट गया उनका। लेटे हुए थे शायद, उनको कोई चोट वोट लगी हुई थी शायद। तो या राजेश जी अपना सवाल पूछ रहे हैं, आपने हैंड रेज करा था। हाँ आ गए कुमार आ गए। जी सर। हाँ बोलिए, पूछिए आप। सर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा वजन थोड़ा घट जाए, बट वो सर घट नहीं रहा है। इसके लिए कि मेरे को बहुत ज्यादा समस्या हो गया है, मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ। फिर सुबह से कोशिश करता हूँ योगा करने का, वो भी मैं कर लेता हूँ। दिन भर में कम से कम 8 से 10 किलोमीटर चलने का भी मैं कोशिश करता हूँ, मैं चल लेता हूँ, लेकिन फिर भी वो घट नहीं रहा है। भोजन एकदम नॉर्मल कर दिया हूँ, फिर भी वो नहीं कम रहा है। आखिर क्या करें सर? आपकी जहाँ साहब कितनी उम्र है? मेरा सर 35 कंप्लीट हो गया 16 अगस्त को। ठीक, आपकी हाइट कितनी है? 5 फीट 9 है सर। अच्छा, तो आपका वेट कितना है? वेट सर अभी करीब 2 महीने पहले मैं चेक किया था तो 78 था। तो आपका वेट ज्यादा नहीं है। बीएमआई जो ना, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो ना नॉर्मल है, तो फिर भी आप अगर अपने को ट्रिम स्लिम चाहते हो तो नहीं वो सर पेट क्या है, थोड़ा सा आगे निकल गया है। अच्छा, पेट बढ़ रहा है। वो क्या है कि बड़ा गजब लगता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि वो अपना जगह पे चला जाए। अच्छा कुमार तो जी आपका हाँ जी डॉक्टर साहब। डाइटरी हैबिट और एक्सरसाइज। डाइटरी हैबिट में आप मॉर्निंग में रोटी, दिन में रोटी और शाम को हल्का फुल्का सा खाना बिल्कुल ठीक रहेगा। और सोते समय दूध, चावल के ऊपर ध्यान ना दीजिए। और थोड़ी एक्सरसाइज जरूरी है। एक्सरसाइज हम ये नहीं कि हम 10 किलोमीटर घूमें, नहीं, ब्रिस्क वॉक जब भी चलो तो ब्रिस्क वॉक चलो। और 10,000 फीट अगर रोज चलते हैं, ब्रिस्क वॉक चलते हैं, ताकि हल्का पसीना आ जाए तो पेट ऑटोमेटिकली बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसमें कोई ऐसा नहीं है, आपकी हाइट ठीक है, पेट की समस्या है, तो उसमें डाइट का ठीक होना जरूरी है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अच्छा, दिन में ठीक, और शाम को बहुत हल्का, सोते समय ज्ञान दें, ये सबसे बढ़िया है। और मॉर्निंग में अगर आप चलते हैं तो ब्रिस्क वॉक रखिए, आप 1-2 महीने में ही बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर भी आप एक थायराइड प्रोफाइल की जांच करवाइए, थायराइड प्रोफाइल की जांच करवाइए, तो उसको भेज दीजिएगा, मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ एक ट्रीटमेंट बताऊंगा अगर जरूरत हो। जी सर सुबह में सर नॉर्मली एक एप्पल ले लिए, और दोपहर में ऑफिस के टाइम में लंच में करीब 2 से 3 रोटी खाते हैं, और नॉर्मल जो रहता है वही। और रात में फिर 9 बजे, क्योंकि लेट होता है तो फिर हम लोग का 9 बजे से पहले घर पहुंचते नहीं है, तो 9 बजे के आसपास में भोजन लेते हैं, वो भी हल्का ही लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं, और उसके बाद घी दूध दही ये सब मैं बंद कर दिया हूँ कि भाई हमको वजन घटाना, लेकिन फिर भी वो नहीं जा रहा है सर, फिर भी वो नहीं हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, ज्यादा नहीं, मॉर्निंग ब्रिस्क वॉक थोड़ा सा, चाहे आप 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर चलिए, और थोड़ा तेज, एकदम से ठीक हो जाएगा। टहलिए मत, टहलने का फायदा नहीं है, तेज चलना है। आप जवान है अभी, चलना है तो तेज चलना। थैंक यू सर। एक डॉक्टर साहब, एक राय मैं इनको देना चाहूंगा कि अगर इन्होंने अपना वजन कम करना है तो रोजाना कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दें। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। गारंटेड आपका पेट अंदर, पर्सनैलिटी बाहर आ जाएगी निकल के। बहुत अच्छी बात। 10 बार 10 बार सूर्य नमस्कार
और अभी बहुत मुझे कुमार जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पीछे जो टाइल्स हैं वो बाथरूम की हैं? नहीं नहीं, वो किचन का है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए चलिए। नहीं सर, ये आपने बताया सर, मैं करता हूँ, बट वो ज्यादा नहीं हो पाता है। सूर्य नमस्कार ज्यादा नहीं हो पाता है। मैंने इसलिए और कहा, उसकी 12 कलाएं होती हैं जिसमें से 4 रिपीट होती हैं, तो आप अगर उसको 12 को कर लेते हैं और 10 बार करेंगे तो यकीनन आप मानिए आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, और पेट आपका अंदर हो जाएगा, पूरी बॉडी फिट हो जाएगी बिल्कुल। थैंक यू। मेरा रिकॉर्ड है 480 बार का, मैंने 480 बार किया हुआ एक ही बार में, नॉन स्टॉप। सर आपका इतना इतना लंबा अनुभव है। तो आपका भी हो जाएगा ना, शुरू कर दीजिए अभी से। मैं कोशिश जरूर करूंगा सर, मैं कल से। हाँ हाँ, राजेश जी आप कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? हाँ, प्रणाम डॉक्टर साहब। इन जनरल क्वेश्चन ही, मेरा कुछ स्पेशल नहीं है। सर एक ऐसा है सर कि मैं सर आता हूँ पहले सर विलेज से, मैं गांव से ही आता हूँ। तो सर पहले उधर मेरे गांव में ठंड काफी होती है सर, अलाव जलाते थे हम लोग वहां बैठ करके लेते थे, उसको दिक्कत नहीं होती थी सर। लेकिन सर अभी सर कुछ दिनों से ऐसा फील कर रहा हूँ कि सर जैसे नाक होती है सर, ये सेंसर का काम करने लगा सर, सेंसर जैसा काम करता है। अगर कहीं से भी कोई स्मोक होती है थोड़ा सा भी, तो सर सांस यूं रुक सा जाता है, मतलब सफोकेशन फील होता है, लगता है कि अब सांस रुकेगी, अब रुकने ही वाला है। चाहे सर किचन में सर काम करूँ, किचन में कुछ सांस जल जाए तो मतलब लगता है कि सांस एकदम बिल्कुल रुकने ही वाला है। ऐसे सर होता है कि अब मैं कार में नहीं चलता हूँ सर, मैं बाइक से ऑफिस जाता हूँ, तो कभी थोड़ा सा डस्ट अगर आगे सामने आता है तो लगता है कि अब बिल्कुल अब सांस रुकने ही वाली है। तो सर क्या कुछ सीरियस है क्या सर, कुछ करें या सर ऐसे ही है सर? हाँ, आपको एलर्जेंस आपको अफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि स्मोक है, डस्ट एलर्जी है, तो इन एलर्जन से आपको बचना पड़ेगा। या कौन सा एलर्जन आपको नुकसान पहुंचा रहा है, उसके लिए जांच होती है। या अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास अभी जांच के लिए फुर्सत नहीं है, और फिर भी एक छाती का एक्सरे जरूर करवाना चाहिए कि कहीं अंदर कोई ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कोई है तो नहीं, जिसकी वजह से कि आपको सांस को लेने में तकलीफ रहती है या एलर्जी बढ़ जाती है। तो उसमें फिलहाल आप ये कीजिए और फेस मास्क लगाइए, ताकि आपका मुंह के द्वारा डस्ट पार्टिकल या स्मोक में अनवांटेड पार्टिकल आपके सांस में न जाए, और स्मोक से दूर रहिए। अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो एलेग्रा एक कैप्सूल खा सकते हैं रोज, करीबन 2 महीने तक। या इस दौरान आप लीवर फंक्शन टेस्ट करवा लीजिए, अगर कुछ असर होता है तो एक कैप्सूल एलेग्रा का 10 दिन तक या 5 दिन तक रखिए, फिर ये एलर्जी की समस्या ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब इन जनरल डे में कभी ब्रीथिंग का इशू नहीं होता है? कोई इशू नहीं है? बाकी भी कोई मेडिसिन, कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं है मेडिसिन का? और मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेता हूँ रेगुलरली बेसिस पे। और नॉर्मल डे में सर कोई सांस लेने की कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल मैं आराम से फिट रहता हूँ सर। ये कभी जब भी किसी तरह की कहीं स्मोक होती है सर, लगता है सेंस करता है और सर एकदम रुकने से हो जाता है सिचुएशन। तो बाकी और सर कोई दिक्कत नहीं है, जनरल डे में सर कोई दिक्कत नहीं है सांस लेने की? फिर भी आप एक्सरे छाती का करवा लीजिए या सीटी थोरेक्स करवा लीजिए, कि कोई पैथोलॉजी तो है नहीं, वरना ऐसा क्यों हो रहा है। बगैर जांच के आप मत रहिए। तो यहाँ सर फिजिशियन से ही मिलना पड़ेगा सर, टेस्ट वाले डॉक्टर से? हाँ, पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलिए, पल्मोनोलॉजिस्ट से। और उससे मिलने से पहले या तो आप एक चेस्ट सीटी करवा लीजिए कि उसमें कोई है तो नहीं। अगर उसमें कुछ नहीं है तो ठीक है, अगर कुछ आप होता तो पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। राजेश जी, पल्मोनोलॉजिस्ट जो फेफड़ों के चिकित्सक, जैसे वो NRI ग्रुप के जो गुप्ता जी भी आए थे, डॉक्टर गुप्ता जो हरियाणा से थे, आपको याद होगा, तो फेफड़ों के चिकित्सक होते हैं, उसके बारे में आप अपनी जांच रिपोर्ट उनसे लिखवा के इलाज करा लीजिए। विशाल आनंद जी, आपका सवाल। विशाल आनंद जी।
सर हेलो। हाँ जी। सर am I audible to you? हाँ या क्या आवाज आ रही है? I'm passing phone. I'm passing the phone. आपकी साउंड ब्रेक हो रही है। हाँ विशाल जी बोलिए। विशाल जी सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी हेलो। बोलिए। विशाल जी आपकी आवाज जो ना नेटवर्क आपका शायद सही नहीं है, थोड़ी आवाज अपनी सही करिए वॉइस। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है सर, मैं देख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। अभी सही आ रही है आपकी आवाज। अच्छा इधर आके बात कीजिए, इधर आके बात कीजिए। डॉक्टर से बतिया लीजिए, अपना बात कीजिए। नमस्ते। आप आपकी ऊपर है। नमस्ते। हाँ जी बोलिए, अपना सवाल बोलिए। फीवर नहीं हट रही है, 101 कभी आ जाता है तो 2 हो जाता है, घटिए नहीं रही। आपको फीवर कब से? परसों से। थोड़ा और इसके बारे में खुल के बताइए डॉक्टर साहब। हाँ आपको बुखार है 2-3 दिन से? हाँ जी। जी 2 दिन से बुखार है। अच्छा, बुखार ठंड से आता है या सिर्फ बुखार आता है? नहीं सर। आपको शरीर में दर्द है? जी शरीर में थोड़ा दर्द है। वैक्सीन का सुइया दिलवाए थे ना, 4 तारीख को दिलवाए थे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, इधर लग गया है फीवर। आपको भूख कैसी है आपकी? क्या बोले? भूख खाना कैसे खाते हो, कम या? कैसे? आपकी भूख के बारे में पूछिए डॉक्टर साहब, आपको भूख कैसी है? भूख लग रहा है? भूख नहीं लग रहा है, 1-2 रोटी खा लेते हैं फिर भी। अच्छा, बुखार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है? जी बढ़ता है, कभी घटता है, पानी का पट्टी देने के बाद घट जाता है। पैरासीटामोल खा लिए थे। कोई पेट में दर्द? जी पेट में कोई दर्द? नहीं, पेट में दर्द नहीं हो रहा है। रात को पसीना? नहीं, रात को पसीना नहीं आता है, रात को फीवर लग जाता है, 102 हो जाता है। कल रात को 102 बुखार लग गया था। ठीक। आपने कोई पेशाब में जलन? वो सब नहीं होता है, कल एम्स हो गए थे रात को, वो सब चीज नहीं होता है, जलन नहीं होता है, ये फीवर अप डाउन हो रहा है। आजकल का बुखार जो है ना, जी वो टाइफाइड बुखार भी चल रहा है, जो पानी के अशुद्धता की वजह से होता है। आपको जांच करवानी है अपनी। पानी उबाल के पी सकते? जी पानी उबाल के पी सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, आजकल का बुखार पानी की वजह से हो रहा है, और जो आप 102 डिग्री बोल रहे हैं, ये अधिकांश बुखार टाइफाइड की वजह से होता है। और ये बुखार भूख भी कम हो जाती है और धीरे धीरे पेट में भी दर्द हो जाता है। तो एक जांच करवा लीजिए, विडाल टेस्ट। परंतु जहाँ तक आपने बताया एक बुखार टाइफाइड ही है, तो आपने
अपने आंतों को, पेट को थोड़ा आराम देना है, क्योंकि बीमारी पेट से शुरुआत होती है टाइफाइड बुखार की। आपको उबला हुआ पानी पीना है, आपको दलिया खाना है, मूंग दाल की खिचड़ी खानी है और पैरासीटामोल की गोली खानी है। पैरासीटामोल गोली 6 घंटे में, 8 घंटे में, या कौन सा गोली? वही पैरासीटामोल जो आप खा रही है। कैल्शियम का गोली? कैल्शियम नहीं, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल के लिए कह रहे हैं, पैरासीटामोल 650 mg। तो कब कितना वेट है आपका? कैसे कैसे खाना है? वजन कितना है आपका? जी वजन कितना है आपका? वजन कितना? वजन तो नहीं जानते, अभी नहीं तौलवाए हैं। अंदाजा? क्या अंदाजा क्या बोले सर? अंदाजा कह रहे हैं कि करीबन अंदाजा कुछ होगा, 40 किलो 50 किलो अंदाजा। वही धर लीजिए 45-50 होगा। हाँ, तो आपको पैरासीटामोल की गोली 500 मिलीग्राम की सुबह, दिन में, रात को खानी है, नंबर 1। नंबर 2, अच्छी एंटीबायोटिक खानी है ताकि ये जो बुखार है ये कम हो जाए। अच्छी एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन आती है, 500 मिलीग्राम की गोली 1 बार रोज खानी है 16 दिन तक। और उबला हुआ पानी पीना है, दलिया खाना है, मूंग दाल की खिचड़ी खानी है, साथ में भूख भी नहीं होगी। भूख है आपको? जी भूख ठीक है, कम है? भूख नहीं लगती है। नहीं लगती, इस बीमारी में भूख नहीं लगती है। टाइफाइड के बुखार में भूख नहीं लगती, तो एक विटामिन का सिरप भी दे देना ताकि आप अब भूख आ जाए। और एक टेस्ट करवा लेना, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट की रिपोर्ट आप भेज देना, मैं आपको ट्रीटमेंट दोबारा भी लिख के भेज सकता हूँ। जी डॉक्टर साहब की जो बताई हुई दवाइयां हैं, एक पैरासीटामोल है 500 mg की, एक एजिथ्रोमाइसिन है और विटामिन सी है। जो पैरासीटामोल है वो आपको दिन में 3 बार खानी है, आप ये याद रखिएगा। और जो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है वो आपको एक ही बार खानी है, सिर्फ दिन में 1 बार 500 मिलीग्राम। लेकिन रुकिए आप डॉक्टर साहब वो कोई इंजेक्शन लेने की बात बता रही थी, कोई वैक्सीन लेने की साथ बात बता रही थी। इंजेक्शन के लिए भर्ती होना पड़ेगा। क्या इन्होंने वैक्सीन लगवाई है? इंजेक्शन लगवाने के लिए भर्ती होना पड़ेगा, मुंह से निर्गोलन होना पड़ेगा। फिर मैं सिप्रासिलिन टैजोबैक्टम विशाल आनंद जी 4.5 ग्राम का। जी बताइए सर, बताइए। विशाल आनंद जी, इन्होंने जिस महिला से हमारी बात कराई है आपने, उन महिला को वैक्सीन लगी है क्या? हाँ, वन डोज लग चुका है। ये कब लगा? ये ऑलमोस्ट 10 days बिफोर, 10 to 15 days बिफोर। ओके, तो डॉक्टर साहब ने अभी 3 दवाइयां लिखवाई हैं और ये 3 दवाइयों का आप कोर्स शुरू करवा दीजिएगा। प्लीज सर, मैसेज में मिल जाएगा ना ये नाम? मैसेज सिंपल है सर। पैरासीटामोल जो है 500 mg की है, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg और विटामिन सी। एक मिनट 1 मिनट सर। एजिथ्रोमाइसिन, राइट? हाँ जी। ओके, और पैरासीटामोल 500 mg, दोनों ही 500 mg की दवाइयां हैं। एक मिनट सर। 500 mg। एक मिनट सर। हाँ, एक एजिथ्रोमाइसिन एंड सेकंड पीसीएम पैरासीटामोल, पीसीएम 500 mg। ये भी 500 mg। हाँ, ये दिन में 3 बार खानी है। ये 3 बार खाना है दिन में। और एजिथ्रोमाइसिन कितना? दिन में 1 बार। ये 1 टाइम खाना है। और ये कितना mg का है, ऐसा कुछ है क्या? 500 mg सर। 500 mg। अच्छा, ये भी 500 mg। हाँ जी, और विटामिन सी की टेबलेट। एंड थर्ड विटामिन सी। हाँ जी। अच्छा, विटामिन सी कितनी खाने हैं पर डोज? 500 मिलीग्राम एक रोज, सुबह शाम। दिन में 1 डोज सर या 2 डोज? हाँ, एक काफी। 1 डोज। नहीं है।
ओके, तो एजिथ्रोमाइसिन एक खाना है, राइट? हाँ जी। एंड पैरासीटामोल 3 खाना है, 3 बार, है ना, राइट? जी 3 खाने। एंड विटामिन सी का एक। ठीक है सर, मैं ये अभी स्टार्ट कर देता हूँ। एजिथ्रोमाइसिन कम से कम 9 दिन तक। एजिथ्रोमाइसिन की कोर्स है वो 9 दिन का है। ओके। और कोई सवाल सर? नहीं सर, नहीं, थैंक यू। तो ये मैं अभी स्टार्ट कर दूं ना, ये डोज? हाँ बिल्कुल आप करवा लीजिएगा। ऑलराइट। एंड खाने में कुछ इनका कुछ है क्या? खाना में कुछ ऐसा वैसा खाना है? यही है, दलिया या और यही चलाइएगा। मूंग दाल की खिचड़ी है, उबला हुआ पानी है, और फ्रूट वगैरह दे सकते हैं उबाल करके, और आप सेब छिल करके खा सकते हैं। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर। अभी ऑलराइट सर। में मंथन जिन्होंने लिखा हुआ, ये कोई शायद अभी कुछ पूछना चाहते थे। जी, मंथन द लाइफ स्ट्रेटेजिस्ट। जी सर। नमस्कार सर। हाँ, हाँ सर, मैं दोबारा एक क्वेश्चन और पूछना चाह रही हूँ। पूछिए। एक मैं फैमिली मेंबर ही है, लेकिन काफी परेशान है काफी टाइम से। उनका एक बेटा है 25-26 साल का। उनको करीब 10 से 1 साल से लंग्स में प्रॉब्लम है। टीबी हुआ था बचपन में कभी, वो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद थोड़े टाइम दवाई बंद रही, धीरे धीरे उनके लंग्स में इन्फेक्शन हुआ, लेकिन पता नहीं लगता कि हुआ क्या है। मतलब लंग्स में इन्फेक्शन किस वजह से है, किस वजह से नहीं है, कुछ भी नहीं आता। और एक लंग तो बिल्कुल ही खराब हो चुका है, और हार्ट भी थोड़ा सा, जिसकी वजह से हार्ट पे प्रेशर है, तो हार्ट पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि दवाई लाइफ टाइम चलेगी, एक्सरसाइज भी मत करो, और इवन उनको ऑक्सीजन मास्क भी लगाना पड़ता है कई बार, इतनी प्रॉब्लम है। तो सर कुछ इलाज है? मतलब वो कहीं पर भी जाने को रेडी है आउट ऑफ इंडिया, पर इलाज मिल जाए कहीं से भी। हेलो। हाँ, आपने बताया कि टीबी हो गई थी। जी सर। अच्छा, कितने साल का बच्चा है? सर अब वो 25-26 के आसपास है। जवान बच्चा है। जी सर। अच्छा, आपने टीबी की दवाई लगातार रखी थी या बीच बीच में बंद होती गई? सर कंटिन्यू ली थी उन्होंने 6 महीने। अच्छा, 6 महीने लगातार ली थी? यस सर। लगता नहीं कि 6 महीने लगातार अगर ली होगी तो ट्यूबरकुलोसिस खत्म हो जाना चाहिए। बीच बीच में जरूर 1-2 दिन के लिए या 2-3 दिन के लिए छूट गई होगी और ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस हो गया, फिर दोबारा उनको वही चीज एक बार करना पड़ेगा। छाती का एक्सरे, एसिड फास्ट बेसिल स्पूटम के 3 टेस्ट और कंप्लीट ब्लड काउंट, और अगर हो सके तो छाती का एक सीटी स्कैन कि कोई और पैथोलॉजी तो नहीं छाती में। अच्छा, बाकी परहेज बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा मीठा नहीं खाना, और थोड़ी प्रोटीन की चीज़ें भी खानी है, और हो सके तो एक ब्लड कल्चर भी करवा लो। ब्लड कल्चर करवाने से जो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म अभी एक्टिवली इन्वॉल्व है। तो आपको क्या करना, सीटी स्कैन, चेस्ट, बलगम की 3 जांचें, और कंप्लीट ब्लड काउंट,
और हो सके तो थायराइड की जांच। अच्छा, काम क्या करता है? सर वो अपना घर का ही बिजनेस करते हैं। बाहर घूमने फिरने का काम तो नहीं? सर वो जा ही नहीं सकते, वो वॉक करते टाइम थक जाते हैं, जीना नहीं चढ़ पाते। तो आप बेटा ये जांच करवा लीजिए, और जो आपका नजदीक का चेस्ट स्पेशलिस्ट है, पल्मोनोलॉजिस्ट है, उससे जरूर एक बार दिखाओ, क्योंकि सर उनको जो लास्ट प्रॉब्लम बताई थी डॉक्टर्स ने, जो 1.5 साल से उनका इलाज कर रहे हैं, वो उन्होंने बताई थी PAH करके कोई बीमारी बताई थी, पल्मोनरी आर्टिकल हाइपरटेंशन टाइप का कुछ था। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। तो उसके लिए आपको कार्डियोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करना पड़ेगा। क्या पल्मोनोलॉजिस्ट ही आपको सही सलाह दे देगा। फिर भी रूल आउट करने के लिए CT चेस्ट, बलगम की 3 जांचें, कंप्लीट ब्लड काउंट। सर वो तो कंटिन्यू कर, उनके डॉक्टर कंटिन्यू करवाते ही हैं। तो अगर हो सके तो हम आपकी जांचें देखेंगे, अगर भेजोगे तो हम देख करके आपको बताएंगे। पल्मोनोलॉजिस्ट से दिखाइए। उनका शायद नेटवर्क हैंग हो गया है, फोन या लैपटॉप जो भी है। किसी और को कोई सवाल करना है डॉक्टर साहब से, क्योंकि समय की समस्या है और रक्षाबंधन का त्योहार अभी भी चल ही रहा है। हाँ, और अभी हमने ऑलरेडी डॉक्टर साहब का समय जो कमिट किया था उससे ज़्यादा हम समय ले रहे हैं डॉक्टर साहब का, और ले भी चुके हैं। तो कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए अपना, मेरे ख्याल कंप्लीट हो चुके हैं। तो राहुल मौर्य जी का हैंड रेज हुआ है। हाँ राहुल जी, फटाफट अपना जल्दी से सवाल करिएगा। हाँ सर, इसी के साथ में जो अभी सर ने बताया बुखार के बारे में सर, तो मेरी एक सिस्टर है जो है, तो उनका मतलब सर बॉडी हमेशा जलता रहता है, हमेशा बॉडी मतलब हीट रहता है जो है, और हमेशा उनको मतलब मालूम पड़ता है क्योंकि भूख को नहीं लगती सर, तो हमेशा बुखार उनको बना रहता है। दवा लेने के बाद भी उनका बुखार कुछ समय तक ठीक रहता है, जैसे दवा छोड़ते हैं फिर बुखार फिर स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे थोड़ा बहुत लगता है बुखार। उनको मेन प्रॉब्लम से है कि उनका हमेशा बॉडी जलता ही रहता है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? सर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। बॉडी की जो सरफेस है वो जलन से रहती है? जी सर। तो बॉडी की जो बाहरी सरफेस है उसमें जलन बनी रहती है? जी बिल्कुल सर। अच्छा, तो जलन है या बुखार है? इसे बुखार तो नहीं रहता है, जलन रहता है बहुत ज्यादा सर। जलन रहता है जी। अच्छा, देखो 2-3 चीजें हैं इसमें। जैसे एक लेप्रोसी के लिए भी टेस्ट करवाना चाहिए। बॉर्डर लाइन लेप्रोसी में बॉडी का आउटर सरफेस एरिया जो है ना, तो जलन सा रहता, चाहे कुछ भी दवाई दो। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है दिल्ली में। एक बिहार से आया था मेरे पास, पता नहीं कहाँ से उसने मुझे ढूंढा, मैं ट्रीटमेंट करते करते थक गया, ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने उसे खुद एम्स नई दिल्ली ले गया, और वहाँ अपना रेफरेंस देने के बाद जब वो ठीक हुआ बाद में, तो मेरे पास आया, राम जी नाम था, कि साहब मैं ठीक हो गया। मैंने कहा बेटा ठीक, अपने पैर छुए। फिर उसने कहा कि मुझे लेप्रोसी है बॉर्डर लाइन, और मेरे शरीर में जलन रहती थी। तो एक सिंपल सा टेस्ट होता है, वो करवाना चाहिए। लेप्रोसी के लिए, बॉर्डर लाइन लेप्रोसी के लिए कोई पता नहीं चलता। जी। और नंबर 2, अगर उनका वेट कम हो रहा है और भूख नहीं लग रही है और रात को पसीना आता है, तो ऐसे केसों के लिए बलगम की जांच, छाती का एक्सरे, ब्लड काउंट जरूरी है। क्योंकि दोपहर के बाद बुखार का आना, रात को पसीना आना, भूख का कम हो जाना ट्यूबरकुलोसिस में भी होता है। तो इतने दिनों से उन्हें ऐसा हो रहा है,
सर करीब ये जो 5-6 महीने से बहुत ज्यादा हो गया। पहले तो थोड़ा थोड़ा सर करता था, लेकिन पिछले जो है 6 महीने से करीब जो है मतलब बना हुआ है अभी। तो और हाँ आप सर, ये जांच हाँ करवा सर, लीजिए लेप्रोसी के लिए। इसके बॉर्डर साथ ही लाइन सर लेप्रोसी का पता नहीं चलता, जी कुछ पता नहीं चलता, पर शरीर के बाहरी हिस्से में दर्द जलन रहती है। जी तब सर। तक आप उनको विटामिन B12 साइनाकोबालामाइन दीजिए, एक गोली अच्छा सुबह सर, शाम। अच्छा सर, साइनाकोबालामाइन एक गोली सुबह शाम लगातार दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, विटामिन डी। जी विटामिन डी एक कैप्स वेरी मॉर्निंग वीकली 8 वीक के लिए, समझ गए। और चेस्ट चेस्ट का एक्सरे, बलगम की जांच हाँ सर, और इसके साथ ही ब्लड बताना काउंट। चाहता हूँ मैं जो है कि हाँ उनकी जो चेस्ट है, चेस्ट में मतलब सूजन है सर। हाँ, हाँ सर। तो आप ये जांच करवा लीजिए, क्योंकि अच्छा अच्छा, ये क्रोनिक इलनेस है, और क्रोनिक इलनेस छाती में आप बता रहे हैं कि सूजन बता रहे हैं, एक्सरे जी बलगम जांच करना जरूरी है। जी, ठीक है थैंक सर, यू। थैंक यू, थैंक यू सर। हेलो हाँ जी, प्रमोद सर। हाँ जी, सॉरी सर, वो नेटवर्क ही चला गया लाइट की वजह से। हाँ हाँ, पूछिए मैं आप सुन ही नहीं जल्दी। पाई सर ने क्या बोला था। सिम्टम्स वगैरह तो मैंने बता दिए थे सर, क्या वो बोल रहे थे, या तो आप बता दीजिए सेंड करके मैसेज। पूछ लीजिए। आप दोबारा पूछ बच्चा लीजिए। सर वो PAH की प्रॉब्लम थी, वो 26 एज के जो बच्चे हैं उनके। अच्छा, जो चल नहीं पाते और यस सर, उन्हें यस सर। समस्या हो थोड़ी जाती है सी चलने में। हाँ ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती और है। आपने सही नहीं उसका एक्सप्लेनेशन दिया। पैरालिसिस की है, या जो आपका बुखार है, क्या प्रॉब्लम बताई आपने? शौक में बोल दिया आपने, ऐसा होता नहीं। सर उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, उनका लंग्स में मतलब 50% खराब ट्यूबरकुलोसिस हो थी चुकी। पहले। हाँ, हाँ जी, पहले पहले वो ट्यूबरकुलोसिस थी। बचपन में 9th-10th क्लास में हुई थी, वो ठीक हो गई थी। नहीं, ठीक नहीं हुई, उस समय उन्होंने दवाई का कोर्स कंप्लीटली नहीं लिया। ओके। तो बीच बीच में दवाई, जब कभी हमारी समस्या कमजोर होती है तो नहीं ले पाते, और वही एक बड़ी समस्या बन जाती है। इसके लिए आप जी CT चेस्ट करवाइए, और फिर दोबारा बलगम की 3 जांचें करवाइए, थायराइड की जांच करवाइए, और साथ में कंप्लीट ब्लड काउंट CBC ये जांच करवाइए। कंप्लीट ब्लड काउंट। काउंट, हाँ, CBC कहते हैं। तो उसमें ही पता चल जाएगा कि आपका इओसिनोफिल बढ़ा हुआ है, लिपोसाइट बढ़े हुए हैं, हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है। आपका बहुत सारी जांचें होती है, तो पता चलेगा कि क्या किस तरफ जा रहा है रिस्क फैक्टर। और ये दोबारा भी तो उसकी ही ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा। सर वो उनके डॉक्टर हर तीसरे या 6 महीने में ये सारे टेस्ट करवाते हैं। ये बलगम का हो गया, इको हो गया, या लंग से रिलेटेड टेस्ट करवाते हैं, लेकिन उस कुछ आता तो नहीं है, मतलब वही बताते हैं जो ऑलरेडी है। प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही या कम भी नहीं हो रही। पल्मोनोलॉजिस्ट पर कहाँ रहते हैं आप? सर मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल वाले कंप्लीट केयर करते हैं, या एम्स वाले? इस सर उनका इलाके में इलाज दिल्ली के वेदांता से चल रहा था पहले तो। हैं? वेदांता हॉस्पिटल है ना। मेदांता तो गुड़गांव में है। जी सर, वहां से चला था उनका पहले इलाज, उसके बाद वो डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि भाई हमारे पास इनका ट्रीटमेंट नहीं है। आप एम्स और मेडिकल साइंस से ठीक करके ही छोड़ेंगे, एम्स में तो सर। जिम्मेदारी लेते हैं ठीक करने की। जी सर। हाँ, एक बार आपने जितना मेहनत कर ली है, पूरी सी मेहनत होती। ठीक है सर, धन्यवाद। कोई नहीं। राम। एम्स के लिए आपको मैं थैंक्स। एम्स के लिए आपको जानकारी दे दूंगा। उसका जो अपॉइंटमेंट है सीनियर डॉक्टर्स का या कोई भी, वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है। सर वो जो सर बता रहे हैं कि एक स्पेशलिस्ट है, हम्म, पल्मोनोलॉजिस्ट। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, हाँ, उनसे अगर अपॉइंटमेंट मिल जाती तो। नहीं मैं वही आपको बता रहा हूँ
कि आप ऑनलाइन जाएंगे ना, एम्स की साइट खोलेंगे, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की साइट खोलेंगे, तो वहां पर आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए डॉक्टर की लिस्ट होती है। जी सर। तो वहां से आप ऑनलाइन अपना अपॉइंटमेंट दे सकते हैं और आपको वहां से टाइम मिलेगा और आपका बैच नंबर मिल जाएगा। फिर वो जो अपॉइंटमेंट आपको जो मिलेगा वो वहां पर उस दिन उस समय पर जाके एक पर्ची कटती है, वो पर्ची कटवा के तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं डायरेक्ट। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको डॉक्टर्स के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। ओके सर, ओके। हाँ, आप घर बैठे कर सकते हैं ये काम, ठीक है ना? जी जी, थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा कोई आपको जानकारी चाहिए हो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड तो आप हमारे ग्रुप में संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी सपोर्ट करेंगे उसमें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, डॉक्टर सर, थैंक यू। थैंक यू आप सुखी रहें। तो डॉक्टर मेरे ख्याल से अब समाप्ति करें। डॉक्टर साहब काफी आपका समय लिया और मुझे उम्मीद है कि जितने भी यहाँ पे कुछ परेशानियां लोगों ने आपसे शेयर की हैं, हमारी सभी पूरे ग्रुप मेंबर्स की सदस्यों की ये प्रार्थना होती है कि वो सभी जो परेशानियां शेयर कर रहे हैं वो ठीक हो भगवान की दया से, और जो भी व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पर आए अपनी परेशानी लेकर वो ठीक होकर जाए। ऐसी हमारी सब सहयोग के सदस्यों की एक इच्छा है और ईश्वर से प्रार्थना भी है। तो डॉक्टर साहब मैं आपका मतलब हृदय से धन्यवाद करूंगा अपनी टीम के सभी सदस्यों की तरफ से। और अशोक जी अभी हमारे अशोक जी हैं? अशोक सर नहीं है सर। हाँ, अशोक जी शायद चले गए हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर साहब बहुत बहुत। और आपको एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि हम आपको बार बार तंग करते रहेंगे और इस प्लेटफॉर्म पे इस ग्रुप में हम बुलाते रहेंगे आपको तकलीफ जरूर देंगे। सर मैं बताना चाहूंगा कि कई बार जितनी बार भी लोगों ने कॉल करके अपनी रिक्वायरमेंट्स पूछी है पेशेंट्स के रिगार्डिंग, तो जैसे कि एक केस था, एक बच्चे के हर्निया का प्रॉब्लम चल रहा था। उनके पिताजी तो पुलिस में थे, पुलिस महकमे में, उत्तर प्रदेश में हेड कांस्टेबल है। उनका घर मथुरा में है, मगर वो पोस्टिंग उनकी कानपुर में थी। तो उन्होंने रात के 10:30 बजे मुझे कॉल करा, तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके डॉक्टर साहब से नंबर टाइम निकाल के वो रात को ही उन्होंने उनको कंसल्टेंसी दी। तो हम बेझिझक कभी भी मतलब रात के 11-12 बजे तो नहीं, मगर ये है कि हाँ, दिन में कभी भी किसी टाइम भी किसी को कोई सवाल पूछना हो, कोई समस्या हो, तो कोई भी बेझिझक पूछ सकता है। ये हमारा जो ग्रुप है वो पूरा समर्पित है सेवा के लिए। बहुत धन्यवाद, आप लोगों को सुखी रखें ईश्वर। आज का सेशन क्लोज करते हैं। तो हमारे टीम के जो सदस्य हैं, मैं एक बार उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा जो स्क्रीन पे हैं। राजेश रंजन जी, थैंक यू सर। और प्रशांत जी, कैमरा ऑन कर लें। प्रियंका वर्मा, शैलेश शास्त्री जी, सुमित शरण जी, ये इन सभी के सहयोग से ये ग्रुप चल रहा है। बहुत धन्यवाद, बहुत प्रशंसा। तो बाकी तो बहुत बड़ी ग्रुप में बहुत सारे सदस्य हैं, सभी का नाम लेते लेते तो बहुत समय निकल जाएगा। तो इन सबकी तरफ से धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो इसको समाप्त करते हैं आज के सेशन को। आप सुखी रहें, सब लोग सुखी रहें। ओके सर। और आज रक्षाबंधन की आप सभी लोगों को आपको भी डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप मेरे ख्याल योगा सीखना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं? यस सर, मैं एस व्यासा से एमएससी कर रही हूँ योगा से। बहुत बढ़िया। सर मैंने कोर्स भी किया हुआ है, मोरारजी देसाई से भी किया हुआ है 6 महीने के कोर्स। अच्छा। हाँ जी, तो सर मेरे को बनना है और जिस तरह से प्रॉब्लम्स होती है ना, तो इस चक्कर में मेरे को योगा टीचर ही बनना है, अगर प्रॉब्लम से डिजीज से दूर रहना है तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों की सहायता भी कर सकते हैं ऐसे। तो बहुत अच्छी बात है। हमारे लायक कोई काम, कोई सेवा हो तो बताइएगा। जी बस यही है कि मेरे को योगा टीचर बनना है, और कैसे क्या गाइड कर सकते हैं आप मुझे? आप तो इतने एक्सपीरियंस है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल गाइड करेंगे आपको। हमारे ग्रुप में शायद आपका नंबर होगा ना, तो उससे आपको व्हाट्सएप कर देंगे डिटेल।
जी सर। ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस बता देंगे कहाँ कहाँ आप के यहाँ टीचर बन सकते हैं, तो आप उसमें से चूज करेंगे तो आपको प्रॉपर उस तरीके से गाइड कर देंगे कि आप ये करिए तो इतने समय में आप टीचर बन सकते हैं योगा के। जी सर, पक्का मुझे आप ये चीज सेंड करना जहाँ से भी है। हाँ बिल्कुल। जी सर, धन्यवाद सर। अच्छा, धन्यवाद। रखे स्वराज जी। ओके।